हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग यहाँ शुरुआत करने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। यहाँ पे आपको एक पूरी सीरीज मिलेगी वीडियोस की, जिसका ये पहला वीडियो है। इसमें हम सिंपल सा पूरे सप्लाई एंड डिमांड को समझेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड वर्क कैसे करता है, इसको मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आप किसी भी मार्केट को देख लो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो या फिर क्रिप्टो, हर जगह सप्लाई एंड डिमांड हमेशा यूज आता रहा है और आता रहेगा। तो हम सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बेसिक से लेके, अगर आपने अब भले ही सप्लाई एंड डिमांड के बारे में जानते होंगे, बट हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो लेवल से एकदम, और एकदम एडवांस तक इसमें जाएंगे कि हम सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ कैसे करें, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम इसको बैक टेस्ट करेंगे और उसके हिसाब से फिर ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना चाहिए, फिर रिवर्सल पे कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये सारी हम बातें इस पूरे सीरीज में करेंगे। तो ये सीरीज पहला वीडियो रहने वाला है, तो आप शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। मैं आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक इसमें पूरा बताऊंगा, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पेन एंड पेपर लेके बैठ जाएं, आप एक एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और इस वीडियो में आपको ऐसी कुछ चीज़ें जरूर सीखने के लिए नहीं मिलेंगी जो शायद आपको ना पहले से पता हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि वाई डिमांड एंड सप्लाई वर्क। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसी चीज़ है जो अपने लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, डिमांड एंड सप्लाई, हर एक चीज़, जितना भी बिजनेस मॉडल है या कुछ भी हो, सारा कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है। डिमांड एंड सप्लाई के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आइए इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। एक चॉकलेट की दुकान है। उस चॉकलेट की दुकान के सामने जो है, एक ऐसे बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे एक चॉकलेट का प्राइस लिखा हुआ है 12 रुपए। अभी क्या हुआ, कई लोग आए खरीदने के लिए इस चॉकलेट को। पहले कुछ 100 लोग आए खरीदने के लिए, और इस चॉकलेट का प्राइस कितना है, 12 रुपीज़। जो बेचने वाला है यानी जो सेलर है, चॉकलेट को 12 रुपीज़ में बेच रहा है। तो यहाँ पे लोगों को लगा कि चलो अच्छा ठीक है, 12 रुपए का मिल रहा है, हम इसको खरीद लेते हैं। तो इन लोगों ने 12 रुपए पे खरीद लिया। फिर कुछ देर बाद फिर कुछ 100 लोग आए, उनको यहाँ पे चॉकलेट का प्राइस 12 रुपए दिखा, उन लोगों ने भी क्या किया, खरीद लिया। और फिर कुछ देर बाद 100 लोग आए, उनको ये दिखा चॉकलेट का प्राइस, और उन लोगों ने भी चॉकलेट को खरीद लिया। अब यहाँ पे सेलर क्या है, सेलर के पास खूब ढेर सारे चॉकलेट हैं। अगर हम एज्यूम करें तो मान लेते हैं उनके पास इतना ढेर सारा चॉकलेट है। तो अब सेलर को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर चॉकलेट बिक रहा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, मतलब लोग 12 रुपए पे ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ये क्या सोचेगा कि मैं इसका प्राइस 12 रुपए क्यों करूँ, इसका प्राइस मैं और महंगा करूँगा, मैं इतना सस्ते में क्यों बेचूँ। तो वो क्या करेगा, आप इस प्राइस को और महंगा कर देगा। इस प्राइस को बढ़ा के अब वो कर देता है 13 रुपए। तो जैसे उसने 13 किया, तो जो अब नए लोग आ रहे थे, 100 पीपल्स फिर से आए, उन्होंने देखा कि इसका प्राइस 13 रुपए है, और उनको पता था कि प्राइस पहले 12 रुपए था। अब वो क्या करेंगे, अब वो उस पर भी खरीद लेते हैं, 13 रुपए भी खरीद लिए। पहले प्राइस हमारा 12 रुपए था, अब प्राइस 13 रुपए हो गया। 13 रुपए पे इन लोगों ने खरीद लिया। सेलर ने देखा कि अभी भी यहाँ पे ढेर सारे लोग आ रहे हैं, तो उसने क्या किया, प्राइस को बढ़ा के सीधे 13 से 15 रुपए कर दिए। जैसे ही 15 रुपए इसका प्राइस हुआ, यहाँ पे जो लोग आ रहे थे खरीदने के लिए, अब इनको 100 लोग तो आए खरीदने के लिए, लेकिन अब क्या हुआ, इसमें से कितने लोग खरीदे, सिर्फ 80 लोगों ने खरीदा। बाकी जो 20 लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, नहीं खरीदा। वो लोग कहें कि हमको ये जो 15 रुपए का प्राइस है, ये बहुत हमको महंगा लग रहा है, हम नहीं खरीदेंगे। बाकी ये जो 80 लोग थे, इन लोगों ने इस प्राइस पे इसको परचेज कर लिया। अब कुछ देर बाद फिर से 100 लोग आए, उन्होंने देखा कि इसका प्राइस 15 रुपए चल रहा है। तो उसमें से भी कुछ लोगों ने, 70 लोगों ने खरीद लिया, 30 लोगों ने नहीं खरीदा, उनको महंगा लग रहा था। अब क्या हुआ कि कुछ समय ऐसा आता है कि सेलर को दिखता है कि अभी भी लोग आ रहे हैं। उसने क्या किया, प्राइस को बढ़ा के इसका दाम और महंगा कर दिया, और इसका दाम कर दिया 18 रुपए। जैसे इसका दाम 15 रुपए था, फिर 15 रुपए से 18 रुपए गया। अब जो 100 लोग फिर से आए थे खरीदने के लिए नए, उन लोगों को ये प्राइस बहुत ही महंगा मिला, और इसमें से मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों ने ही खरीदा चॉकलेट, और बाकी जो थे 80 लोगों ने चॉकलेट को नहीं खरीदा। अब सेलर को दिख रहा है कि यहाँ पे तो कोई खरीद ही नहीं रहा है मेरा चॉकलेट। उसने कुछ दिन प्राइस ऐसे रहने दिया, और फिर कुछ लोग आते थे और बहुत कम लोग उसकी दुकान पे आने लगे, 20 लोग, 10 लोग, 5 लोग। और फिर एक ऐसा समय आया कि वहाँ पे सब कोई चॉकलेट खरीद ही नहीं रहा था। तो अब सेलर क्या हुआ, वो परेशान हो गया कि मेरा चॉकलेट तो अब बिक ही नहीं रहा है। तो उसने क्या किया कि अब कहा कि ठीक है, अब मैं प्राइस को सस्ता करूँगा। तो उसने प्राइस को सस्ता कर दिया, और सस्ता करके सीधे उसने क्या किया कि अब हम प्राइस को 14 रुपए पे बेचेंगे। जैसे उसने 14 रुपए किए,
तो तुरंत ही यहाँ पे कुछ लोग देखते हैं कि अरे ये प्राइस सस्ता हो गया पहले से, चलो चॉकलेट खरीद लेते हैं। तो उसमें से कुछ 50 लोगों ने, 100 में से कुछ 50 लोगों ने चॉकलेट को खरीद लिया। तो सेलर को दिखा, अरे वाह मेरा चॉकलेट तो बिकने लगा। फिर कुछ दिन खरीदते खरीदते अब यहाँ पे फिर से उसको दुकान पे कोई नहीं आ रहा है, बहुत थोड़े मोड़े लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, 30 लोग आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, यार अब तो मेरा चॉकलेट बिक नहीं रहा है, रखे रखे चॉकलेट भी खराब हो रहा है इतना ढेर सारा। तब ये क्या किया कि इस प्राइस को फिर से कम कर दिया, फिर से कम कर दिया। और इस बार करके इसने क्या किया, 12 रुपये फिर से कर दिए। 12 रुपये देखते ही जो 100 लोग आ रहे थे, बार बार हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि 100 लोग आ रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। 100 लोग जो आ रहे थे उसमें से इन लोगों ने क्या किया, 100 में से 100 लोग खरीदने लगे चॉकलेट को। अब ये लोग खरीदते खरीदते इनको ये वैल्यू क्या लगी, 12 रुपये की वैल्यू बहुत अच्छी वैल्यू लगी, फेयर वैल्यू लगी कि नहीं भैया 12 रुपये हमको अच्छा लग रहा है, हम इस पर खरीद सकते हैं। तो इससे अब आपको क्या समझ में आ रहा है, ये सेम फंडा हमारा स्टॉक मार्केट में भी फॉलो होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कैसे फॉलो होता है। जैसा कि आपने देखा कि पहले उसका प्राइस कितना था, 12 रुपये था, फिर 13 रुपये हुआ, उसके बाद फिर 14 रुपये हुआ, और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा 18 रुपये प्राइस बढ़ गया था। जितना प्राइस बढ़ते जा रहा था उतनी क्या हो रही थी, डिमांड कम हो रही है। लेकिन जब प्राइस रिटर्न होके फिर से 12 रुपये आ गया, तो इस 12 रुपये पे क्या हुआ, दोबारा से ढेर सारे बायर आ गए, मतलब खूब ढेर सारे लोग खरीदना चाहने लगे, मतलब ढेर सारे लोगों का इंटरेस्ट फिर से यहाँ पे आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनको ये प्राइस क्या लग रहा था, चीप लग रहा था। अब देखिए समझिए कि ये लेवल जो था ये 12 का लेवल था, और ये जो लेवल था 18 रुपये का लेवल था। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर गया तो लोगों की डिमांड क्या होने लगी, कम होने लगी। और जैसे मार्केट यहाँ पे रिटर्न होके आया और फिर यहाँ पे क्या हो गई, डिमांड क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई यहाँ पे। अब ऐसा क्यों हुआ, प्राइस कैसे मूव करता है स्टॉक मार्केट में, उसका राज यहीं पे छुपा हुआ है। जब देखा आपने कि प्राइस 12 रुपये से बढ़ के 14 हो गई, 16 हो गई, 18 हो गई, मतलब जो भी इस तरह बढ़ते गई, तो हमारा प्राइस भी इसी तरह स्टॉक मार्केट में क्या करता है, मूव करता है। कोई इतने पे खरीदने के लिए तैयार रहता है, तो कोई इतने पे खरीदने के लिए तैयार रहता है, तो कोई इतने पे खरीदने के लिए तैयार रहता है। एक समय ऐसा आता है कि लोगों को ये प्राइस महंगा लगने लगता है, तो लोग वहाँ पे खरीदना बंद कर देते हैं। तो सेलर की क्या हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि हम प्राइस को कम करें। जैसे यहाँ पे चॉकलेट का जो सेलर था, उसकी मजबूरी हो गई थी कि हम प्राइस को दोबारा कम करना पड़ेगा, वरना हमारा चॉकलेट खराब हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई हमारा काम करता है कि जब भी मार्केट रिटर्न होकर यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से हमारी डिमांड बढ़ गई है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि डिमांड कैसे काम करता है और सप्लाई कैसे काम करती है। जैसे ही लोगों को लगता है कि प्राइस बहुत महंगा हो गया है, तो वो लोग क्या करते हैं, खरीदते ही नहीं है। और जो सेलर हैं उनको ये लगता है कि हमारा चॉकलेट है वो बिक नहीं रहा है, तो वो प्राइस को सस्ता करने लगते हैं। या फिर इसको अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, माने शेयर मार्केट के नज़रिए से देखें, तो जब भी वो लोग खरीद लेते हैं, अगर वो 10 रुपये पे चॉकलेट खरीद लिए हैं, तो जब प्राइस उसका बढ़ जाएगा, 18 रुपये हो जाएगा, तो इनको लगेगा कि ये प्राइस बहुत महंगा हो गया है, चलो उसको हम बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम ये चीज़ आपका स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही परफॉर्म होती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको उसको एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ। एक बार में मैं इसका पूरा कंक्लूजन निकाल देता हूँ कि जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा वो किस लिए पढ़ा। अगर हम मान लें कि ये हमारा डिमांड एरिया है, ये हमारा सप्लाई एरिया है, और ये हमारा डिमांड एरिया है। तो डिमांड एरिया वो है जहाँ पे लोगों को प्राइस क्या लगता है, चीप लगता है, कम लगता है, तो यहाँ पे खूब ढेर सारे लोग खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। ये ऐसा लेवल होता है जहाँ पे लोगों को प्राइस बहुत एक्सपेंसिव लगता है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेल करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सेम स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही प्राइस ऊपर या नीचे क्या करता है, मूव करता है। ये इस सीरीज का पहला वीडियो था जिसमें सिर्फ हम बेसिक कि डिमांड एंड सप्लाई क्यों वर्क करता है इसके बारे में हमने समझा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक मार्केट में चार्ट पर डिमांड एंड सप्लाई कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। वो वीडियो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक दो बार और रिपीट करके देखें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एकदम नए होंगे, तो उनको अगर थोड़ी समझने में दिक्कत हुई तो दोबारा आप देख लेना। और जो लोग, कुछ लोग जो पहले से ये चीज़ जानते होंगे, अगर आपको कुछ इसमें से नया सीखने को मिला है तो ज़रूर नीचे कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन दबा दें और लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।